सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शीश वाली की सरजमी पर 3 ऐसी प्रतिभाएं बनकर के निकली है जिनका आज शीश वाली की स्पोर्ट्स कमेटी की तरफ से स्वागत सत्कार किया गया है। तो आज हम तीनों शख्सियतों का इंटरव्यू करने वाले हैं। बारी बारी से हम आपको एक एक शख्सियत से मिलाते हैं, एक एक प्रतिभा से मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है महेंद्र जी मिश्रा, जो पास ही के एक छोटे से गाँव शाहपुरा के रहने वाले हैं, शीश वाली बैकग्राउंड से हैं और रोडवेज बस में परिचालक की पोस्ट पे है। मिश्रा जी के बारे में जो दर्शक नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि 2 खूबियों के मालिक ये पहले से हैं। पहला इनका जो ज़बरदस्त टैलेंट है वो ये है कि ये बहुत ही जाने माने कुशल मंच संचालक यानी कि एंकर है। यानी कि अगर ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस प्रोग्राम के बारे में ये पता चल जाए कि मिश्रा जी आज संचालन करने वाले हैं तो उस प्रोग्राम में ऑडियंस का बढ़ना तय है। निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस बढ़ेगी। दूसरा इनका टैलेंट ये है कि ये इतनी अच्छी तरीके से जो रोडवेज बस है उसका परिचालन करते हैं कि लोग इनके इतने ज़बरदस्त फैन हैं कि अगर मान लो कि 10 बजे अगर मान लो किसी को कोटा का सफ़र करना हो और अगर उनको ये पता चले कि 11 बजे मिश्रा जी की बस आने वाली है तो सवारी जो है उस बस को छोड़ देगी और 11 बजे मिश्रा जी की बस से ही वो जाएंगे। इतने मिलनसार हैं। अचानक से तीसरा टैलेंट इनका उभर करके इस क्षेत्र के लोगों के सामने आया। इन्होंने राज्य स्तरीय राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए तेलंगाना में जो अभी हाल ही में स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट हुए हैं वहाँ पर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो मिश्रा जी का स्वागत करते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर, आप 2 क्षेत्रों में पहले ही पारंगत है। आपने मंच संचालन करते हुए माइक उठाया। माइक का वजन मैं समझता हूँ 200-250 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता है। और दूसरा काम आपने कंडक्टर का काम किया है, तो जो टिकट काटने की मशीन होती है उसका वजन भी कम होता है। तो दोनों कम वजन की चीज़ें उठाते उठाते आप डायरेक्ट 73 किलो तक कैसे पहुंच गए सर? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा नासिर भाई। और कोई भी जो चीज़ होती है जीवन में वो अचानक नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है। और मेहनत मेरा शुरू से ये रहा है कि मेहनत आप जो भी करो वो बिल्कुल खामोशी से करो। जब आपको सफलता मिलेगी तो अपने आप उसका शोर हो जाएगा और सबको पता लग जाएगा। जी बिल्कुल ये सही बात है। इन्होंने 73 किलो का वजन उठा करके बाहर में थे। तो मैं अब इनसे ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रतियोगिता हुई, कई लोगों को क्या है कि काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है कि किस तरह की प्रतियोगिता थी, कौन कौन शामिल थे। तो मैं मिश्रा जी से निवेदन करता हूँ कि उस प्रतियोगिता के बारे में सारांश में दर्शकों को बताई दी है कि किस तरह की प्रतियोगिता थी और क्या रहा वहाँ पर। ये नेशनल मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप थी जो कि हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित हुई थी। और इसमें देश के सभी राज्यों के लगभग 200 प्लस प्लेयर्स ने भाग लिया था। इसमें अलग अलग राउंड हुए। बहुत कठिन प्रतियोगिता थी और मुझे तो वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करने में भी दिक्कत आई क्योंकि साउथ में कभी गया नहीं था और जो वहाँ का खान पान है उससे, हालांकि ईश्वर की कृपा रही और आप सबका आशीर्वाद रहा कि मेडल लगा। और मेरे लिए बहुत ये गर्व की बात है। काफ़ी सालों से इसके लिए मैं प्रयासरत था, मेहनत भी कर रहा था। ईश्वर की मेहरबानी इतने दिनों से हो नहीं रही थी, इस बार लक अच्छा रहा। और तो ये तीसरा क्षेत्र है जिसमें आपने अपना लोहा मनवाया। तो तीनों का कंपैरिजन करें तो कौन सा क्षेत्र आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगा? कंफर्टेबल सर मैं क्या है, ये संचालन भी करते हो, रोडवेज में नौकरी तो करते ही हो आप, और ये तीसरा जो आपका जो टैलेंट है वो दुनिया ने देखा। तो तीनों में से आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा? सर मुझे क्या है, शुरू से मेरी रुचि ऑलराउंडर बनने में रही है और मैं हर क्षेत्र में अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ हमेशा ही। और मेरा शुरू से ही रहा है कि मैं सभी जहाँ तक भी मैं पहुँच सकूँ, जहाँ तक भी ईश्वर की कृपा रही मैं पहुँच सकूँ, हर उस नए नए क्षेत्र को मैं आज। शीश वाली कस्बे की आप काफ़ी चाहते हैं, लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ये आप लोगों का प्यार है और मैं तो आप सब का जो ये प्यार मुझे मिला है बचपन से लेकर आज तक, मैं सन 94-95 से शीश वाली में ही ज़्यादा रहा हूँ। तो ये जो आपका प्यार मुझे पूरी शीश वाले का आप लोगों का जो मिल रहा है कि ईश्वर की देन है और हमेशा मिलता रहे, यही चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे मिश्रा जी। अब हम आपको दूसरी बड़ी शख्सियत से मिलाते हैं जिनका नाम है श्री राकेश जी मीणा, जो पास ही के एक छोटे से गांव नवलपुरा के रहने वाले हैं। अभी वर्तमान में RAS की पोस्ट पर कार्यरत हैं। पास ही में इटावा कस्बा है, वहाँ पर ये RAS है और ये IAS बन चुके हैं। अभी जो UPSC के रिजल्ट डिक्लेयर हुए उसमें ये IAS बन चुके हैं। तो सर सबसे पहले तो अपना एजुकेशन के बारे, एजुकेशन जर्नी के बारे में, यानी कि आपका बैकग्राउंड बताइए थोड़ा कि आप के एजुकेशन जर्नी क्या रही और आप क्या बनना चाहते थे और इस लेवल तक आप आए, तो इसके बारे में थोड़ा बताएँ। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और मेरी 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो शीश वाली कस्बे में ही हुई है, आदर्श विद्या मंदिर शीश वाली में। उसके बाद घर वालों ने मुझे बोला कि मैथ्स में अच्छा है तो आप IIT के लिए कुछ करते हैं।
तो उसके बाद हमने 11वीं में मैथ से लेके हमने 12वीं तक 12वीं कंप्लीट की और उसके बाद रेजोनेंस कोचिंग से आईआईटी के लिए प्रिपरेशन किया। और किस्मत से मेरे को आईआईटी दिल्ली में एक सीट भी अलॉट हो गई और उसके बाद मैंने 5 साल तक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में अपना कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे जब सीनियर से पता चला कि इसमें जो ऑप्शंस है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है और मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में सेवा देनी थी, तो मैंने सीनियर से सलाह ली कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि आप फिर आईआईटीएन हो तो आपको तो सिविल सर्विस में सिविल सर्वेंट बनना चाहिए। तो वहीं क्योंकि दिल्ली यूपीएससी का बड़ा हब है, तो वहीं पर जाकर मैंने एक दृष्टि आईएएस कोचिंग है उसमें से कोचिंग कंप्लीट की और उसी के बाद मेरा जो सफ़र है वो आज इस मुकाम पर पहुंचा। अच्छा, तो आप आरएएस हैं, तो वर्तमान में हैं, आरएएस बनने तक के लिए भी लोगों को काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो क्या आप आरएएस से संतुष्ट नहीं थे जो आपने मतलब आईएएस कुछ? मेरा जो इस यात्रा का जो शुभारंभ हुआ था वो यूपीएससी को एम बनाकर ही हुआ था। तो जब मुझे असफलता मिली 3 अटेम्प्ट में, तो फिर मुझे लगा कि अब घर वालों की तरफ से भी एक मुझे कुछ देना चाहिए, तो मेरे को आरएएस की तैयारी के लिए मैंने कदम रखा और संयोगवश मेरा जो है वो पहले अटेम्प्ट में ही आरएएस में सिलेक्शन हो गया। तो वो एक मुझे एक बैकग्राउंड में एक जो आपको सपोर्ट चाहिए होता है फाइनेंशियली भी, तो वो चीज़ मुझे आरएएस ने दी है। लेकिन उसके बाद भी मेरा जो सपना था वो अधूरा था, तो उसी को पूरा करने के लिए मैंने फिर 2020 में प्रयास किया, तो उसमें मुझे इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली। फिर 2021 में मैं प्री में फेल हुआ और 2022 में मैं आईएएस की 507वीं रैंक के तो साथ। जैसा कि आपने बताया कि आरएएस बनने से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो दूर हो गई, लेकिन आपके ऊपर कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो आ गई, जिम्मेदारी भी तो आ गई। फिर आपने आईएएस जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करने का टाइम कैसे निकाल लिया, कैसे मैनेज किया आपने? इसके लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। विभाग ने मुझे बहुत सहयोग किया इस मामले में कि उन्होंने मुझे मेंस की जो प्रिपरेशन थी उसके लिए मुझे 2.5 महीने की छुट्टियां प्रदान की, जिनके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। उसी के कारण मेरे को मेंस में सफलता मिली और इंटरव्यू के लिए भी उन्होंने मुझे छुट्टियाँ दी, जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके ये सफलता हासिल कर पाया। अच्छा, आखिरी सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो छोटे से एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये बहाने बनाते हैं कि हमारे पास टाइम की कमी है, जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, उनका काम केवल पढ़ाई का है, तो वो बहाने बनाते हैं कि हमारे पास टाइम की कमी है या संसाधनों की कमी है, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संसाधनों की कमी का तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी चीज़ें कुछ होती है। संसाधनों की अगर कमी है तो आज के समय में अगर हम ऑनलाइन की बात देखें तो ऑनलाइन के टेलीग्राम में या फिर यूट्यूब में काफ़ी टीचर्स हैं जो सेल्फलेस पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों से। तो जो आपकी डिस्टेंस जयपुर जाने का जो खर्चा है वो सब कुछ आपका कम हो चुका है। तो संसाधन की कमी का तो आजकल सोशल मीडिया ने काफ़ी कम कर दिया है। रही बात टाइम की, तो मुझे लगता है सभी को 24 घंटे मिलते हैं। टाइम किसी के पास कम नहीं है, सभी को भगवान ने 24 घंटे दिए, मुझे भी 24 घंटे दिए। पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने घंटे पढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे राकेश जी मीणा, नवनियुक्त IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। तीसरी जो बड़ी शख्सियत है वो हमारे सीसवाली बैकग्राउंड से हैं, भगवान स्वरूप जी मोरवाल। सर अपनी सेवाओं के बारे में बताएं, बीएसएफ के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताएं और अपनी सेवा मतलब इस फील्ड में जाकर के आपने कैसा महसूस किया उस बारे में बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं 1997 में बीएसएफ में एज एक ऑपरेटर ही गया था और ऑपरेटर से ही वापस आया हूँ। 26 साल मैंने सेवा दी है। मेरा बचपन से ही मैं खेल कूद में काफ़ी भाग लिया करता था और फिजिकल फिटनेस मेरी शुरू से ही काफ़ी अच्छी थी और क्रिकेट वगैरह छोटे मोटे गेम, कबड्डी, ये हम खेला करते थे स्कूल टाइम में। और मेरा जो है परिवेश है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है, तो उससे जुड़े होने के कारण देश सेवा का जो जज्बा था वो पहले से ही मौजूद था। मैंने काफ़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम किया है बचपन से लेकर जब तक मेरी सेवा सीमा सुरक्षा बल में नहीं लगी थी, तब तक मैंने पूरा उस समय उन्हीं के साथ गुजारा था। तो वो मेरा एम था, तो देश सेवा था। वो एक मुझे मौका मिला सीमा सुरक्षा बल में जाने का, तो मैंने वो ग्रहण किया। एक अभी आपकी स्पीच में सुना था कि आपने जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, VRS, तो इसका क्या कारण रहा? ये कोई कारण नहीं है। मैंने समय 20 साल का लिया था। सीमा सुरक्षा बल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सीमा एक 20 साल थी, तो 20 साल में मैंने लेना था, थोड़ा समय और ज़्यादा मैंने दिया है। सेवा मेरा 20 साल का ही एम था, वो मैंने पूरा किया और मैं अपने गृह क्षेत्र में वापस आना चाहता था। आगे का क्या प्लान है? आगे मेरा कोटा में मैंने मकान बनाया है और थोड़ा जो हमारे सीमा सुरक्षा बल के
जो लोग हैं, कार्मिक हैं और जो भी लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए कोटा क्षेत्र में भेजते हैं। तो उनकी सुविधाओं को थोड़ा सा कम करने के लिए, सहयोग करने के लिए मैंने पीजी का एक मकान बनाया है। तो मैं उस तरह से उन लोगों को अपने कोटा में सहयोग कर सकूं, वही मैंने उद्देश्य कोटा में आने के बाद ग्रहण किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं स्पोर्ट्स कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान राधे श्याम जी नागर और रेफरी जी अब्दुल सलाम साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ। सर, आपने जो ये 3 प्रतिभाओं का जो सम्मान किया, इसके पीछे क्या कारण है? आप गांव की प्रतिभाओं को आगे लाना चाहते हैं या आपकी मतलब दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है, या किस वजह से आपने मतलब ये सम्मान समारोह रखा है? पहले तो मैं तीनों को जो अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल की है, इस गांव के इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसी प्रतिभा हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। और नेक्स्ट टाइम और भी इनको देखकर आगे बहुत अच्छी प्रतिभा सामने आएगी। और इससे बड़ी गर्व की बात इस स्पोर्ट्स के लिए क्या हो सकती है? इनका सम्मान करने के लिए आपने क्यों चुना? भाई, इनका सम्मान तो करना ही था, क्योंकि हमारी तो हमेशा सोच यही रहती है कि प्रतिभा निखर कर सामने आए। सभी गांव की प्रतिभा हो या आसपास के क्षेत्र की, वो अपनी स्वयं की प्रतिभा मानते हैं। और हम तो यही चाहते हैं, और हमारे जितने भी मित्र इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, सब बिल्कुल साफ खुले मन वाले लोग हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भविष्य में भी और भी आएगी तो उनका भी बराबर हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब्दुल सलाम साहब जो इस स्पोर्ट्स कमेटी के रेफरी हैं, मैं इनसे इनकी कमेटी के बारे में शॉर्ट में जानना चाहूँगा। अपनी कमेटी के बारे में बता दीजिए और आप किस तरह के काम आगे करना चाहते हैं, बताइए। देखिए, स्पोर्ट्स कमेटी जो सीसवाली है वो यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाना चाहती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है। स्पोर्ट्स चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। तो हमारा यही उद्देश्य नहीं है स्पोर्ट्स कमेटी का कि हम खेलों में ही आगे बढ़ाएं। जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हमारे क्षेत्र का जो भी है, जो बंदा आगे बढ़ना चाहता है, हम उसका सम्मान करें। हमारी कमेटी का ये निर्णय था और इस सम्मान के जरिए हम जो और प्रतिभाएं हैं वो इनसे सीख लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे आज की 3 प्रतिभाएं जिनसे हमने आपको मिलवाया। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और आगे आप किन चीज़ों के इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं। जो भी बात हो, जो भी शिकायत हो, सुझाव हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक ज़रूरी बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग हैं। जय हिंद, जय भारत।